नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज हम जानेंगे उत्तराखंड में कार्तिकेयपुर वंश या फिर उसे अन्य नाम से भी हम जानते हैं कत्यूरी जो राजवंश होता है। और यह उत्तराखंड इतिहास सीरीज की 5वीं कड़ी है, यानी कि 5वां लेक्चर है, जिसमें हम उत्तराखंड के कार्तिकेयपुर वंश या फिर कत्यूरी वंश के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसमें जो पॉइंट्स आएंगे कत्यूरी वंश के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे, उसके बाद फिर राजाओं की वंशावली इसके अंतर्गत आएगी, फिर राजाओं का जो विघटन होता है, किस प्रकार उत्तराधिकारी का युद्ध होता है और राज्य का विघटन होता है, फिर उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं, जैसे उनके कर लेने की जो प्रणाली थी या फिर जो उनके अधिकारियों के नाम क्या क्या थे, तो उस आधार पर हम इन वंश को जानने की कोशिश करते हैं। कत्यूरी वंश का जो टाइम माना जाता है, कई लोग बोलते हैं 700 से और 1030 के आसपास का समय माना जाता है। लेकिन अगर हम बसंत देव की देखें तो बसंत देव 633 से शुरुआत मानी जाती है। 633 से 645 ईस्वी के आसपास का समय बसंत देव का माना जाता है। तो चलिए देखते हैं कत्यूरी वंश के बारे में। ब्रह्मपुर राज्य के पतन के बाद 675 ईस्वी कुणिंदों की ही एक शाखा मध्य हिमालय में एक बार फिर से एक नई शक्ति के रूप में प्रबल बनकर सामने आई। ब्रह्मपुर राजवंश के बारे में हमने पढ़ा था, जो पौरव वंश है वो ही ब्रह्मपुर का शासक या वो वहाँ पे शासन किया करते थे। तो क्या होता है कि हर्षवर्धन का समय है 647 तक। तो 647 तक तो राजा लोग ब्रह्मपुर के जो राजा हैं वो सामंतवादी शासन में रहे। किसके सामंत थे वो? तो हर्षवर्धन के सामंत थे। और उसके बाद 675 के आसपास क्या हो जाता है कि जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है, तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद यशोवर्मन जो कन्नौज का राजा था, वह क्या कर लेते, एक बार फिर से सबको एक सूत्र में बांधने का कार्य करता है, मतलब अपने राज्यों को विस्तार करता है। तो वहाँ क्या होता है कि वह अब उत्तराखंड में भी आ जाता है। उत्तराखंड में भी ब्रह्मपुर, मतलब एक कार्तिकेयपुर नाम से जो जगह बताई जाती है इतिहासकारों के द्वारा, तो वह है जोशीमठ के अंतर्गत भी वह उनके सामंत बन जाते हैं। किसके सामंत? तो वह यशोवर्मन के सामंत बन जाते हैं। अब और वह माना जाता है कि वह बसंत देव का समय में की यह बात है। तो यशोवर्मन के यह सामंत बन जाते हैं। फिर वहाँ से कश्मीर से कारकोट वंश के ललितादित्य मुक्तापीड़ आते हैं और सबको हराते हुए, ब्रह्मपुर को हराते हुए, उसके बाद जो दूसरा राज्य है या तीसरे राज्य हैं, उस सारे सब राज्यों को हराते हुए वह क्या करते हैं कि अंत में जोशीमठ भी पहुँचते हैं और जोशीमठ में भी उसको अपना सामंत बना देते हैं। बसंत देव को दोबारा अपना सामंत बना देते हैं, क्योंकि अब वह यशोवर्मन से जिनका यहाँ पर राज चलता था एक केंद्रीय शक्ति का, तो अब वह जो ललितादित्य मुक्तापीड़ है वो यशोवर्मन को हराने के बाद फिर गढ़वाल में भी आते हैं। गढ़वाल क्षेत्र में, उत्तराखंड क्षेत्र में वह सबको हराते हुए बसंत देव तक, जोशीमठ तक पहुंच जाते हैं और वहां से बसंत देव को अपना सामंत घोषित कर देते हैं। और यह जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है? तो कश्मीर के जो राजवंशों की जानकारी के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत माने जाती है, वह पुस्तक है राजतरंगिणी, जिसे कल्हड़ ने लिखा था। उसके बाद क्या होता है कि ललितादित्य मुक्तापीड़ मध्य एशिया की तरफ अपनी राज्य विस्तार के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ स्वयं फिर राजा क्या होंगे, स्वयं अब स्वतंत्र रूप से शासन करने के लिए एक बार फिर से उठ खड़े होंगे। और उसी कड़ी में बसंत देव थे, वह क्या करते हैं कि अब स्वयं का वहाँ पे अपनी स्थापना कर लेते हैं, शासन की स्थापना कर लेते हैं और फिर से अपना एक नया राजवंश के रूप में, एक नए शक्ति के रूप में क्या होते हैं, सामने आते हैं। और उन्होंने आगे आने वाले 300 वर्षों तक उत्तराखंड के एक बड़े भूभाग पर शासन किया जाता है। माना जाता है कि इधर सतलज तक और फिर दक्षिणी भाग तक जो है, वहाँ तक उनका राज्य हुआ करता था। सतलज के क्षेत्र से लेकर दक्षिणी भाग तक मध्य हिमालय का इसे प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है, क्योंकि इसके सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक स्रोत हमें मिले हैं। अगर हम जानकारी की बात बताएं तो जानकारी की बात कहाँ से प्राप्त होती है इस राजवंश के बारे में? तो इसके भी अभिलेखों के द्वारा ही हमें जानकारी प्राप्त होती है। ऐतिहासिक मतलब साहित्यिक स्रोत ज़्यादा हमें प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन हमें अभिलेख मिलते हैं। 8 के आसपास अभिलेख हमें पाए जाते हैं, जो कि बागेश्वर क्षेत्र, कंडारा क्षेत्र और उसके बाद जोशीमठ क्षेत्र से, बैजनाथ क्षेत्र से हमें इनके अभिलेख मिलते हैं, जिससे हमें कत्यूरी राजवंश के बारे में पता चलता है। कत्यूरी नाम का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वह किया था एटकिंसन ने। इतिहासकार मानते हैं कि जो कत्यूरी राजवंश न होकर, कत्यूरी मतलब ये मानते हैं कि वह एक लोक गाथाओं में एक नाम है, लेकिन सच में जो इस राजवंश का नाम है तो वह है कार्तिकेयपुर वंश। कत्यूरी क्षेत्र बाद में आता है। फिर कई इतिहासकार यह भी मानते हैं, जैसे यशवंत सिंह कटोच मानते हैं कि
कार्तिकेयपुर राजवंश अलग है और कत्यूरी राजवंश अलग है, लेकिन फिर अलग अलग इतिहासकार कई जगह पर एक मत नहीं होते। जोशीमठ से इस वंश की शुरुआत हुई, तो वो मैंने आपको बता दिया है कि कार्तिकेयपुर नामक जो जगह बताई जाती है वह जोशीमठ में ही बताई जाती है और वहाँ से इस वंश की शुरुआत हुई। पहले राजा कौन हुए, तो पहले जो संस्थापक थे इनके बसंत देव को माना गया है। इस वंश के संस्थापक के बारे में बागेश्वर से प्राप्त त्रिभुवन राज के अभिलेख से पता चलता है कि प्रथम राजा का नाम बसंत देव था। हाँ, क्या होता है कि बसंत देव के बारे में भी ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती है। कई लोग वासुदेव भी बोलते हैं कि वासुदेव इनका प्रथम संस्थापक या प्रथम राजा रहा होगा, लेकिन जब हमें बागेश्वर के जो प्राप्त जो अभिलेख है उससे पर पता चलता है कि नहीं, प्रथम राजा का नाम क्या था, बसंत देव था। इस वंश के बारे में पता चलता है कि एक ही राजवंश के 3 परिवारों ने एक दूसरे के बाद यहाँ पर शासन किया। कौन कौन से परिवार थे वह, तो बसंत देव का परिवार पहला, उसके बाद फिर निम्बरदेव, फिर सलूणादित्य। 3 प्रकार के इनमें क्या थे, परिवार थे। मतलब माना जाता है एक ही शाखा के 3 परिवार थे। और दूसरा यह भी माना जाता है कि जो ये शासक थे तो माना जाता है इनको कुणिंदों की ही एक शाखा इनको मानी जाती है। और कई जो बार तो खसों के, कई इतिहासकार तो खसों से भी इनका लिंक जोड़ते हैं। बसंत देव का जो समय है 633 से 645 ईस्वी का है। कत्यूरी शासन को स्वर्णिम काल माना जाता है। कत्यूरी शासन को स्वर्णिम काल, और जो कत्यूर क्षेत्र के लोग हैं तो वह कहते हैं कि लोग जो इनके हितकारी कार्य थे, जैसे कि वह दान देते थे, साथ में विद्वानों को संरक्षण देते थे, जनता को खुशहाल रखते थे। मतलब खुशहाल जनता थी उस टाइम पे, ज़्यादा कर वगैरह नहीं था या ज़्यादा उन पर अत्याचार वगैरह नहीं होते थे। तो कुमाऊं क्षेत्र में माना जाता है कि आज भी यह प्रचलित है कि कार्तिकेयपुर वंश के जो खत्म होने पर उनका सूर्य अस्त हो गया और रात्रि हो गई, ऐसा माना जाता है। हाँ, यहाँ पे लिखा है बहुत दान देते थे, विद्वानों को आश्रय देते थे और जनता भी उनकी खुशहाल थी और प्रतापी राजा उनके माने जाते हैं कि काफ़ी प्रतापी यह राजा हुआ करते थे। इनके बारे में पता कैसे चलता, तो मैंने आपको बता दिया है कि अभिलेखों के आधार पर इनके बारे में पता चलता है। 8 अभिलेख मिले हैं, जिसमें कौन सी लिपि पाई जाती है, तो कुटिला लिपि उसमें पाई जाती है। कुटिला लिपि में यह अभिलेख लिखे गए हैं। कुटिला लिपि से संबंधित अगर हम बात करें अन्य अभिलेखों के भारत में, तो कुछ ऐसा बोला जाता है कि जो पाल वंश थे उनसे संबंधित कुटिला लिपि उस समय उनके जो ताम्रपत्र मिलते हैं। भारत में आपने पाल वंश के बारे में, बंगाल के जो पाल हैं तो उसके बारे में आपने पढ़ा होगा अगर, तो वहाँ पे भी बोला जाता है कि उनके ताम्रपत्र में भी पाल, जो पालों के ताम्रपत्र में भी कुटिला लिपि पाई जाती है। वंशावली की अगर हम कत्यूरी राजवंश के वंशावली की बात करें तो इसमें बसंत देव शुरुआत होता है। उसके बाद जो दूसरा राजा है उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त नहीं होती है, या फिर अगर जानकारी है भी तो वह धुंधली हो गई है अभिलेखों में, तो इसे पता नहीं चलता कि दूसरे राजा कौन थे। उसके बाद आता है खरपर देव, फिर आता है अधिराज देव, फिर त्रिभुवन देव, त्रिभुवन राज देव, और उसके बाद फिर निम्बर देव, फिर इष्टगण देव, और फिर ललित सूर्यदेव, भूदेव, और फिर सलूणादित्य, फिर इच्छरदेव, पदमदेव और सुभिक्ष राजदेव करके इसमें नाम आते हैं। और अंतिम शासन इनका माना जाता है ब्रह्मदेव करके एक नाम आता है, वीरदेव भी नाम आता है और बीरमदेव करके भी नाम आता है। जागरों में भी बीरमदेव, शायद जो उत्तराखंड में जागर प्रचलित हैं तो उसमें भी बीरमदेव का नाम आता है, जिनमें इसे एक अत्याचारी राजा माना गया है। जो इसके महान शासक माने जाते हैं, महान प्रतापी शासक माने जाते हैं, वो हैं ललित सूर्यदेव। और ललित सूर्यदेव का जो अभिलेख मिलता है, ताम्रपत्र मिलता है, वो कहाँ से मिलता है, तो जोशीमठ में निकट में स्थित पांडुकेश्वर। जोशीमठ कहाँ पे स्थित है, चमोली जिले में, तो पांडुकेश्वर से इनका एक अभिलेख प्राप्त होता है जिसमें इनके बारे में जानकारी दी गई है। 2 अभिलेख एक्चुअली प्राप्त होते हैं और इनके फिर उसमें समय काल भी बताया गया है, कब से कब तक इन्होंने शासन किया। और इनके जो अभिलेख है उसमें किसके बारे में प्रशंसा की गई है, तो निम्बरदेव को उन्होंने एक महान शासक के रूप में प्रशंसा की गई है। उसके बाद जो निम्बर था वह शैव धर्म को, ज़्यादातर ये लोग शैव धर्म को ही मानते थे, लेकिन इनके ऐसा भी नहीं है कि बौद्ध धर्म का प्रचलन नहीं हुआ। इनके समय में बौद्ध धर्म भी एक प्रचलन था, मतलब एक धर्मनिरपेक्षता जैसा समाज भी उस समय हुआ करता था। ललित सूर्यदेव के 2 ताम्रपत्र उसके कार्यकाल के मिले हैं। कार्यकाल क्या है, 832 से 854 का ललित सूर्यदेव का कार्यकाल माना जाता है। और जिसने यह लिखा है उसमें जो ताम्रपत्र लिखते थे तो वो अपना नाम भी उसमें लिखवाते थे, तो उनका नाम था गरुड़ भद्र। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र के बारे में यहाँ से हमें जानकारी प्राप्त होती है। यह माना जाता है कि कत्यूरी वंश का वह प्रतापी राजा और शौर्यवान शासक था। कौन था, तो ललित सूर्यदेव के बारे में यह जानकारी प्राप्त होती है। उसके ताम्रपत्र में निम्बरदेव को एक महान शासक माना गया है। अभिलेखों में कत्यूरी नरेशों को सतयुगी अवतार
प्राचीन मर्यादाओं के रक्षक और चरित्रवान बताया गया, इसलिए माना जाता है कि वह सबसे एक बेहतरीन समय था, उत्तराखंड का एक स्वर्णिम काल था, क्योंकि वहाँ के जो नरेश थे या जो राजा थे वह चरित्रवान थे, प्रतापी राजा थे, बहुत शौर्यवान राजा हुआ करते थे। तो कत्यूरी वंश में कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो ललित देव का जो पुत्र है वह भूदेव था, वह भी एक बहुत प्रतापी शासक माना जाता है और माना जाता है कि बहुत रंग रूपवान सुंदर दिखने वाला वह व्यक्तित्व हुआ करता था। राजधानी इनकी अब जोशीमठ से कत्यूर घाटी जाती है बैजनाथ में सबसे पहले, यानी जो बागेश्वर में जो बैजनाथ स्थल है वहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, इनके राजधानी वहाँ से वो क्या ट्रांसफ़र होती है जोशीमठ से और कत्यूर घाटी यानी बैजनाथ में। आखिर क्यों हुआ था ऐसा, तो यहाँ पे शायद सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा हुआ, लेकिन कुछ कहानियाँ भी इसमें प्रचलित हैं। कहानियाँ क्या हैं, तो कहानियाँ ऐसा माना जाता है कि एक बार विष्णु भगवान स्वयं अवतार लेके इनके घर पे पधारे थे, एक भिक्षुक के रूप में या एक साधु के रूप में इनके घर पे पधारे थे। उस समय क्या था कि जो वहाँ पे राजा हुआ करता, राजा कौन था, तो नरसिंह देव का समय यह माना जाता है। नरसिंह देव ललित भूदेव के बाद के हैं, तो नरसिंह देव का समय माना जाता है। और नरसिंह देव का क्या माना जाता है कि वो नरसिंह देव किसी समय वहाँ पे कहीं गए हुए थे, ठीक है, उस दिन, और उनकी पत्नी वहाँ पे थी, यानी कि रानी वहाँ पे थी। और रानी ने क्या किया कि रानी को पता चल गया था कि भगवान है और भगवान आए हैं, तो उन्होंने भगवान को भोजन कराया और उन्होंने अपना क्या किया, उन्होंने उनको विश्राम करने के लिए कहा। और जब वापस नरसिंह देव आते हैं तो और वह देखते हैं कि कोई पराया मर्द उनके घर में क्या है, विश्राम कर रहा है, तो वह तुरंत तलवार उठाते हैं और उस पर झपट पड़ते हैं, ठीक है, और उसको क्या करते हैं, उस पर तलवार मार भी देते हैं। और माना जाता है कि तब से फिर तुरंत तब तक रानी आ जाती है और रानी बताती है कि यह तो भगवान है, आपने यह क्या कर दिया। उसके बाद क्या करते हैं कि वह भगवान से माफ़ी मांगते हैं। भगवान कहते हैं, भगवान विष्णु, कि तुमने क्या कर दिया, मैं तो तुम्हारे राज्य को, तुम एक महान शासक हो और मैं तुम्हारे राज्य को देखने आया था, तुमसे मिलने आया था, लेकिन तुमने ऐसा किया, तो तुम यहाँ से अब क्या करो कि अगर तुम अच्छा चाहते हो अपने राजवंश का, तो तुम यहाँ से कहाँ चले जाओ, कत्यूर घाटी में आप अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर दो, और जो तुम्हारी जो मूर्ति बनेगी वहाँ पे मेरी एक मूर्ति बनाओ, और जो मूर्ति बनेगी उसमें भी यह खंडित मूर्ति बनेगी, मतलब उसमें भी जो तुमने तलवार से मुझ पर वार किया है तो वैसा ही उसमें भी दिखाई देगा। इस प्रकार से एक कहानी होती कि इस प्रकार वो उन्होंने वहाँ से अपनी राजधानी कत्यूर घाटी में क्या की, चेंज कर दिया, वहाँ से वहाँ कत्यूर घाटी में, जोशीमठ से कत्यूर घाटी में चले गए। इसी से संबंधित एक दूसरी कहानी भी आती है, जिसमें जो शंकराचार्य, आदिगुरु शंकराचार्य से संबंधित भी कहानी सेम ही यह कहानी प्राप्त हमें होती है। दूसरा अगर माना जाए तो शायद भौगोलिक दृष्टि के हिसाब से वहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से वह आप कत्यूर घाटी की तरफ बढ़ने चले थे। उसके बाद कौन सा शासक था, तो नरसिंह देव मैंने आपको बता ही दिया है। इस वंश का अंतिम शासक माना जाता है वीरमदेव, जो काफ़ी अत्याचारी और कामुक राजा है, और कामुक राजा था। साथ में माना जाता है कि जो ब्रह्मादेव, जो वीरदेव जो राजा था, उसने क्या किया था, अपनी जो मामी तिलोत्तमा करके एक नाम आता है, तिलोत्तमा देवी, जबरदस्ती उनसे शादी कर ली थी। साथ में वो काफ़ी ज़्यादा कर लगाया करता था जनता पर, और जनता उसकी जो प्रणाली थी या जो उसने कार्य किया था उससे काफ़ी परेशान हो गई थी, काफ़ी जनता पर वह अत्याचार किया जाता करता था। और कहा जाता है कि अंत में जो इसको इसकी जो राजा के जो पाल के ले जाने वाले जो लोग थे, उन्होंने क्या किया, इसे पहाड़ से ही नीचे धकेल दिया, क्योंकि इसने काफ़ी ज़्यादा अत्याचार इसके बढ़ गए थे। ऐसा ही होता है, अगर आप मतलब इतना बढ़िया शासक, इतना बढ़िया शासनकाल, इतना बढ़िया राजवंश जब चल रहा है, तो इसका अंत किस प्रकार हो सकता है। तो अंत क्या होता है कि जब अयोग्य शासक आ जाते हैं और वह जनता पे अत्याचार करने लग जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, उसके लिए क्या हुआ, जो आप अगर मौर्य वंश को पढ़ें तो मौर्य वंश का पतन भी कुछ इसी प्रकार से ही माना जाता है कि मौर्य वंश में भी बाद में जो उनके अधिकारी थे, जो उनके नौकरशाह थे, उन लोगों ने क्या किया कि जनता को बहुत अत्याचार किया, तो धीरे धीरे अब जनता त्राही हो गई और स्वयं फिर जनता एकजुट होकर उनके खिलाफ उठने लगी। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी हुआ कि अब धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, जो पाल के ले जाने वाले थे उन्होंने ही इसे नीचे, पहाड़ से नीचे धकेल दिया। उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है, और अब मृत्यु के बाद क्या हो जाती है, जो उसके पुत्र होंगे, उत्तराधिकारी होंगे, उनमें क्या हो जाती है, तो फूट पड़नी शुरू हो जाती है। फूट पड़ेगी तो सब अब डिफरेंट हो जाएंगे। एक जो शासन चला आ रहा था बहुत समय से, अब वो क्या करेगा, वो अन्य भागों में, अब 6-7 भागों में वह बंट जाता है, अन्य शाखाओं में वह बंट जाता है, 6 शाखाओं में वह बंट जाता है। और साथ में जो अन्य जगहों के जो छोटे छोटे उस समय जो क्या जो रजवार लोग या ठाकुर लोग जो उस समय हुआ करते थे, तो वो भी आप धीरे धीरे स्वतंत्र होकर खड़े उठने शुरू होंगे।
जो 6 शाखाओं की बात अगर हम करते हैं तो इसमें काली कुमाऊं वाला क्षेत्र जो चंपावत वाला वर्तमान में क्षेत्र है, वहाँ पे ब्रह्मदेव नामक एक शासक का नाम आता है। फिर पाली पछाऊ में असंत्यदेव हैं, असंत्य राजवंश की एक क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। पाली पछाऊ कौन सा क्षेत्र है, तो जो बागेश्वर अल्मोड़ा वाला जो क्षेत्र है उसे पाली पछाऊ क्षेत्र कहा जाता है। उसके बाद डोटी जो नेपाल वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पे एक शालिवाहन करके एक राजा आते हैं। फिर 12 मंडल भी अल्मोड़ा वाले क्षेत्र में ही है। फिर शौर में वन राजा करके एक नाम आता है जो वंशावली पाई जाती है। कत्यूर में जो थे, तो वो जो कत्यूर में मतलब वर्तमान में जो यह चल रहा था, तो कत्यूर में कुछ शासक वहीं रहेंगे। उसके बाद अस्कोट वाला जो क्षेत्र, अस्कोट भी कहाँ है, पिथौरागढ़ वाला क्षेत्र है, वहाँ पे शालिवाहन का नाम वहाँ पे भी आता है। फिर शीरा और शौर और शीरा दो महत्वपूर्ण उस समय क्या होते थे कि राज्य थे या फिर प्रांत थे, तो वहाँ पे रैका राजा उनको कहा जाता है। जो शीरा में राज उस समय वो स्वतंत्र होकर उठ गए थे और वहाँ पे उन्होंने क्या राज करना प्रारंभ कर दिया था। तो इस प्रकार कत्यूरी जो वंश है वो अनेक शाखाओं में फिर बंट जाता है। और अगर हम महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो ये राजा गिरिराज चक्र चूड़ामणि के उच्च पद पर विभूषित थे। इनकी राजभाषा क्या थी, संस्कृत, और लोक भाषा क्या थी, तो इनकी लोक भाषा पाली थी। इनका जो क्या होता है कि जब 6 शाखाओं में बंट जाता है तो अब एक दूसरे पे वो अटैक भी करना शुरू करेंगे, क्योंकि राज्य विस्तार के लिए भाई भाई तो हैं लेकिन अटैक करना भी शुरू करते हैं। और माना जाता है कि इसी समय क्या होगा, अब गढ़वाल जो क्षेत्र है, गढ़वाल क्षेत्र में भी भानु प्रताप का दामाद कौन है, तो कनकपाल पहुंच जाएगा। और वह फिर अब धीरे धीरे वहाँ अभी तो कहाँ गढ़वाल शासन बनेगा, लेकिन अभी धीरे धीरे वो अब गढ़वाल पे शासन करने, चांदपुर गढ़ी का राज्य उसको मिल गया है। चांदपुर गढ़ी में देवलगढ़ का माना जाता है कि वहाँ पे उसको मिल गया है राज्य। और दूसरा यहाँ पे जो काली कुमाऊं का क्षेत्र है, यहीं कौन आता है, अब काली कुमाऊं का जो क्षेत्र है वहाँ पे माना जाता है कि अत्याचारी शासक था, तो या फिर शासक अगर अत्याचारी नहीं भी होता था तो वहाँ पे क्या होने लग गया था कि अब जो शासन के जो वो थे अधिकारी थे वो अत्याचारी हो गए थे। और उनसे निपटने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं कि एक धार नगरी से किसको लेके आते हैं, तो धार नगरी से चंद वंश के एक व्यक्ति को लेके आते हैं। वह कौन था, तो सोमचंद वहाँ पे अब वो लेके आते हैं और सोमचंद को वहाँ का राजा बनाते हैं। और साथ में सोमचंद अपनी कुशलता से क्या कर देता है, राज्यों को फिर एक साथ एकजुट कर देता है। तो ब्रह्मदेव क्या करता है, उससे अपनी बेटी का विवाह कर देता है और साथ में उसको एक क्षेत्र भी दे देता है। दूसरा यह भी माना जाता है कि सोमचंद क्या आया था, बद्रीनाथ की यात्रा पे आया था और उस समय फिर वहाँ से जो ब्रह्मदेव है उससे मिलता है और उससे अपनी बेटी का विवाह करके उसको अपना राज्य दहेज के रूप में एक छोटा सा राज्य या फिर एक किला दे देता है। तो वहाँ पे अब सोमचंद्र यानी कि चंद वंश के जो एंट्री भी यहाँ पे अब शुरू हो जाएगी। अब चंद वंश की एंट्री होगी तो धीरे धीरे, अभी तो मतलब स्टार्टिंग ही है चंद वंश की, और उधर से जो पंवार वंश की है, परमार वंश की जो स्टार्टिंग है हो ही रही है। तो अब धीरे धीरे उनके राजा क्या करेंगे, अब राज्य विस्तार करेंगे और वहाँ पे फिर क्या होगा, अब नए राजवंश यहाँ पे स्थापित होंगे और वह अपने अब काफ़ी समय तक, मतलब लंबे समय तक वह राजवंश चलते हैं। अगर हम प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें कत्यूरियों की, तो उसमें पदाधिकारी जो होते थे कौन कौन से होते थे, तो मौर्यों के आधार पे ही, जो मौर्य काल था उनके आधार पे ही इन्होंने प्रांतपाल, राज्य की सीमा के प्रहरी, यानी कि जो राज्य की सीमा की सुरक्षा करते थे तो उनको प्रांतपाल कहा जाता था। उसके बाद आता है घट्टपाल। घट्टपाल किसको कहा जाता है, गिरिराजों की रक्षक। गिरिराज क्या होता है कि कोई जैसे दो पहाड़ी के बीच का जो क्षेत्र संकरा सा क्षेत्र है, वहाँ से कोई आवागमन कर सकता है, कोई विदेशी या कोई बाहर का व्यक्ति आ सकता है, तो उसकी वह रक्षा करते थे, गिरिराजों की रक्षक करते थे। उसके बाद ब्रह्मपाल होता था, सीमावर्ती मार्गों से आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर नजर रखने वाले जो अधिकारी होते थे, तो उनको क्या कहा जाता था, ब्रह्मपाल कहा जाता था। अधिकारी जो प्रत्येक व्यक्ति कौन आएंगे, जैसे तिब्बत वाला क्षेत्र है, वहां से कुछ तिब्बत के लोग यहाँ पे आएंगे व्यापार करने या अन्य कार्य के लिए, या फिर हो सकता है कोई सैनिक लोग ही यहाँ पे आ जाएं, या फिर विदेशी जो आक्रमणकारी, जैसे 1399 में कौन आता है यहाँ पे, तो तैमूर लंग हरिद्वार तक पहुंच जाता है और हरिद्वार तक वह क्या करता है, यहाँ पर आक्रमण कर देता है। भारत इंडियन हिस्ट्री में यह आपको चर्चा में मिलेगा। उसके बाद सेना की अगर हम व्यवस्था की बात करें तो सेना को 4 भागों में विभाजित किया गया था। इसमें गौलमिक पैदल सेना जो होती थी उनको क्या कहा जाता था, तो गौलमिक कहा जाता था। उसका अश्व बलाधिकृत, अश्व सेना का जो सेना नायक होता था, यानी कि जो नायक होता, जो पूरा जो सेना का सेनापति होता था अश्व सेना का, तो उसे अश्व बलाधिकृत कहते थे। उसके बाद है हस्ती बलाधिकृत, गज सेना का सेना नायक, यानी कि जो हाथी
कि जो हाथियों की जो सेना होती थी तो उनका सेनानायक को क्या कहते थे, तो हस्ती बलाधिकृत उसे कहा जाता था। उसके बाद है उष्ट्रारोही, उष्ट्रा बलाधिकृत कहते थे उष्ट्रारोही। उष्ट्रारोही से मतलब है ऊंट जैसा, ऊंटों मतलब ऊंट का ही जो ऊंट सेना थी, ऊंट का ही सेनानायक जो होता था उसे उष्ट्रा बलाधिकृत कहते थे। उसके बाद अगर हम बात करें पुलिस विभाग की, तो पुलिस विभाग में सिपाहियों को क्या कहा जाता था, तो दांडिक और खड़गिक करके कुछ कहा जाता था। जो दोषापराधिक करके एक अधिकारी होता था, तो वो दोषियों को पकड़ने वाला क्या होता था, अधिकारी वह होता था। दुशाध्य साधनिक गुप्तचर विभाग का अधिकारी होता था। यह छोटे छोटे जो पॉइंट हैं आपने नोट करके रखने हैं। अन्य पुलिस अधिकारियों की अगर हम बात करें तो दंडपाशिक, दंडनायक और महादंडनायक करके उसमें वहां पर अधिकारी हुआ करते थे। उसके बाद है आय के साधन। आय के साधनों की अगर हम बात करें तो राजस्व, कृषि, खनिज एवं वन संपदा से राज्य की आय हुआ करती थी। और जो क्षेत्रपाल होते थे वो कृषि की उन्नति का ध्यान रखने वाला व्यक्ति को क्या कहते थे, तो क्षेत्रपाल कहते थे। प्रभातार कौन होता था, तो कृषि भूमि की जो नाप जोख करता था उसे कहते थे प्रभातार। उपचारिक भूमि के अभिलेख रखने वाला अधिकारी, जो भूमि से संबंधित जो अभिलेख रखता था तो उसे उपचारिक कहा जाता था। उसके बाद खंडपति कौन था, तो खंडपति खनिज एवं वनों की रक्षा का जिम्मा जिसके पास था, जिस अधिकारी के पास था उसे खंडपति हम कहते थे उस समय में। भूमि की जो मापन प्रणाली की अगर हम बात करें तो भूमि की मापन प्रणाली द्रोण मापन और नाली मापन दो प्रकार की क्या होती थी, भूमि की मापन प्रणाली होती थी। और साथ में पाथा और शेर में जैसे द्रोण से द्रोण हुआ और नाली से तो आपको पता ही होगा आज नाली के बारे में। नाली एक जमीन मापने की क्या है, एक प्रणाली है। एक नाली बराबर कितना होता है, 200 स्क्वायर मीटर, 200 वर्ग मीटर एक नाली के बराबर होता है। पाथा और शेर 9 पाथा बराबर 2 शेर होता था। तो इस प्रकार फिर कर प्रणाली की अगर हम बात करें तो इनके अनेक प्रकार के इनमें कर लगाए जाते थे। करों को वसूल करने वाले अधिकारियों को भोगपति व शौल्किक कहा जाता था। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि करों को वसूल करने वाले अधिकारियों को क्या कहा जाता था, तो वह कहा जाता था भोगपति और शौल्किक। कृषि और पशुओं से प्राप्त पदार्थों का निश्चित अंश के रूप में कर लिया जाता था। निश्चित अंश से मतलब है कि एक जैसे प्रणाली, जैसे कहीं पे क्या होता है 1/6 भाग कर लिया जाता, कहीं कहीं पे 1/4 भाग कर लिया के रूप में लिया जाता था। भट्ट और चार प्रकार नामक अधिकारी बेगाले, चाट और भाट भी इनको बोला जाता। चाट और भाट जो कई जगह पे पुलिस अधिकारियों को भी चाट और भाट कहा जाता था, लेकिन यहाँ पे भट्ट और चट नाम के अधिकारी क्या कहते थे, बेगार या बिस्टी लेते थे। मंदिरों के लिए दी गई भूमि पर बसे लोगों से बेगार नहीं लिया जाता था। जो मंदिरों के लिए अग्रहार जो भूमि होती थी, मंदिरों के लिए दान में दी गई भूमि होती थी, उससे क्या किया जाता था, तो राज्य के लिए बेगार नहीं लिया जाता था। जबकि जो व्यक्ति उस पर बसे हैं उनसे बेगार या वो कर किसको देते थे, तो मंदिरों को ही वह कर देते थे। महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर हम बात करें इस राजवंश से संबंधित, तो इस राजवंश के अभिलेख हमें पांडुकेश्वर, बागेश्वर, खंडारा और बैजनाथ से प्राप्त होते हैं। बसंत देव ने परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। और जो बद्रीदत्त पांडे हैं तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इनको गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि से भी माना जाता है कि उन्होंने नहीं किया था, लेकिन माना जाता है कि उन्होंने यह बताया कि यह गिरिराज चक्र चूड़ामणि करके उपाधि धारण किया करते थे। और एक दूसरे इतिहासकार हैं लक्ष्मीदत्त जोशी, वह मानते हैं कि इनका क्या था कि इनका जो वो था देवता था, जो कुल देवता था, इष्ट देवता जिसको बोलते हैं, तो वह कार्तिकेय था। और साथ में वह यह भी मानते हैं कि जो इनके आदि पुरुष थे वह कौन थे, शालिवाहन देव होंगे या शालिवाहन देव थे। लेकिन अगर हम आदि पुरुष की बात करें तो यह संस्थापक की बात करें तो वह बसंत देव ही है। और उसको आपने क्या करना है, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो बसंत देव को ही टिक करना है। नरसिंह देव ने रणचूलाहाट का मंदिर बनाया था। रणचूलाहाट मतलब जब नरसिंह देव कहाँ से, जोशीमठ से कत्यूर घाटी में प्रवेश करते हैं, अपनी राजधानी को परिवर्तित करता है, तो उसको वहाँ पे रणचूलाहाट का वह मंदिर बनाया जाता है, जिसे कोट माई या कोट भ्रामरी नाम से भी जाने जाते हैं। इन राज्यों के इष्ट देवता कार्तिकेय माने जाते हैं। इन राजाओं ने सड़कों और पुलों का निर्माण भी करवाया था। साथ में अंतिम राजा इनको ब्रह्मदेव को माना जाता है। इष्टगणदेव प्रथम शासक था जिसने उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया।
निम्बरदेव इष्टगणदेव। निम्बर का पुत्र कौन था? इष्टगण था, और इष्टगण माना जाता है कि शैव धर्म को मानता था। निम्बर भी शैव धर्म को मानता था और इष्टगणदेव भी शैव धर्म को मानता था। इसने जागेश्वर में नव दुर्गा, महर्षि मर्दिनी, लकुलीश्वर, नटराज मंदिर का निर्माण करवाया। एग्जाम में पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसने यह मंदिर का निर्माण करवाया, पूछ लिया जाए आपसे। लकुलीश मंदिर का निर्माण जागेश्वर में किसने करवाया? तो इष्टगणदेव ने यह करवाया था। सलुणादित्य के पुत्र इक्षणदेव ने सलुणादित्य वंश की स्थापना की थी। इन्हीं के समय में आदिगुरु शंकराचार्य उत्तराखंड आए और बद्रीनाथ तथा केदारनाथ के मंदिरों का भी उन्होंने पुनरुद्धार कराया था। तो इस प्रकार दोस्तों पूरा कत्यूरी वंश हो जाता है। अगर आपको यह PDF में चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, तो टेलीग्राम से आप इसमें, मैं टेलीग्राम में यह प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आप इसमें डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी बात होती है इसमें कत्यूरी वंश के ही समय में अब क्या होगा कि एक तो शंकराचार्य यहाँ पे उत्तराखंड में आते हैं 820 ईस्वी में, वो अपने शरीर को त्याग देते हैं। कहाँ पर? तो केदारनाथ में। यह आपने याद रखना है पॉइंट। उसके बाद इनका यहाँ पे क्या आएंगे? तो अशोक चल नामक एक शासक आएगा 1191 में। वह बाड़ाहाट, यानी कि कहाँ पे? बाड़ाहाट कहाँ पे है? उत्तर काशी में। वह क्या करेगा? उत्तर काशी में भी वह अपना उसका त्रिशूल लेख वहाँ पे पाया जाता है। मतलब वहाँ पर वह क्या करेगा? त्रिशूल लेख पाया जाता है और वहाँ पर वह क्या करेगा? तो वहाँ पे हमला करता है और युद्ध करता है। उसका अशोक चल का जो दूसरा एक लेख पाया जाता है 1209 में, वह त्रिशूल लेख है, गोपेश्वर चमोली जिले में, वह वहाँ से मिलता है। उसके बाद फिर क्रौचल देव भी यहाँ पे आएगा, वो बाद की फिर धीरे धीरे। मतलब ये कहाँ के शासक हैं? तो यह डोटी एक राज्य, मैंने आपको बोला था डोटी में भी एक क्या हो जाता है, तो एक इनकी शाखा, कत्यूरों की एक शाखा डोटी में भी चली जाती है। डोटी नेपाल वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पे क्या होंगे कि वहाँ पे के भी राजा उठ खड़े होंगे और वह क्या करेंगे? तो अशोक चल और क्रौचल देव जो हैं, तो वह कहाँ से आएंगे? वह डोटी से ही यहाँ पे आके अटैक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फिर सोमचंद्र 1025 के आसपास, 1020 से 1025 के बीच का उसका समय माना जाता है, तो वह भी यहाँ पे अब पहुँच जाएगा। और साथ में इधर से 888 में भानु प्रताप के घर पे कौन आ जाएगा? चांदपुर गढ़ी के जो शासक थे भानु प्रताप, उनके पास कौन आ जाता है? तो कनकपाल वहाँ पे पहुँच जाएगा, यानी कि जो उनका दामाद बनता है। और वहाँ से वह क्या करेगा? एक नए राजवंश यानी कि परमार राजवंश की स्थापना करेगा। और उत्तराखंड के जो सबसे बड़े शासन माने जाते हैं, बड़े शासनकाल, तो वही है परमार वंश और चंदवंश। चंदवंश कब से कब तक चलेगा? तो चंद्रवंश 1790 तक चलेगा, अब 1025 से शुरू होके। और जो परमार वंश है 888 से शुरू होके फिर 1949 तक यह चलता है। अब यह दो राजवंश जो हैं, यह काफ़ी बड़े राजवंश हैं और इसको हम देखेंगे, नहीं तो एक ही वीडियो में तो पॉसिबल शायद ना हो पाए, तो हर वीडियो, हर लेक्चर के लिए 2-2 पार्ट में आपको यह बताने की हम कोशिश करेंगे। और फिर उसके बाद क्या होता है कि ब्रिटिश शासन भी यहाँ पे शुरू होगा। चंद के बाद यहाँ पे 1815 के बाद ब्रिटिश शासन भी यहाँ पे शुरू होगा। बीच में गोरखा भी लोग भी यहाँ पे राज करने के लिए आएंगे कुछ समय के लिए। तो इस प्रकार हमारी उत्तराखंड की हिस्ट्री चलती है। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं तक थी, यह लेक्चर यहीं तक था। और अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको समय समय पर नई एजुकेशनल वीडियोज़ मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिर धन्यवाद।